साल 1852, अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर। आसमान काले बादलों से भरा हुआ है, बिजली कड़क रही है, गरज इतनी तेज है कि धरती कांप रही हो। ऐसे मौसम में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत न करे, लेकिन एक आदमी है जो अपने हाथ में पतंग लिए मैदान में खड़ा है। पतंग की डोर में रेशम पिरोया गया है, डोर के सिरे पर एक धातु की चाबी बंधी है और उस आदमी की नजरें लगातार आसमान पर टिकी हैं, मानो वो बादलों से कोई जवाब मांग रहा हो। वो आदमी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसे ही बादल गरजते हैं, पतंग कांपती है और चाबी पर एक नीली चमक दौड़ जाती है। फ्रैंकलिन मुस्कुराता है। उसने साबित कर दिया कि आसमान की बिजली और इंसानी प्रयोगशालाओं की बिजली दरअसल एक ही ताकत है। उस दिन से दुनिया बदलनी शुरू हो गई। अब बिजली कोई रहस्यमय खेल नहीं रही, अब ये एक ऐसी ताकत थी जिसे इंसान पकड़ सकता था, समझ सकता था और एक दिन पूरी सभ्यता को रोशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन फ्रैंकलिन ने साबित तो किया कि बिजली और आसमान की बिजली एक ही है, पर वो कौन सा पहला इंसान था जिसने बिजली को स्टोर करने का तरीका निकाला? और वो कौन सा पल था जब बिजली वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला से निकलकर हर घर तक पहुंची? एडिसन और टेस्ला के बीच करंट की जंग ने इंसानी सभ्यता की दिशा कैसे बदल दी? और सबसे अहम, अगर बिजली न होती तो क्या औद्योगिक क्रांति, आधुनिक शहर और ये डिजिटल दुनिया कभी बन पाती? इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां बिजली का बीज पहली बार बोया गया था, विलियम गिलबर्ट और 16वीं सदी के यूरोप से। 16वीं सदी का यूरोप साइंस अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर रहा था। गैलीलियो आसमान में दूरबीन घुमा रहा था, कोपरनिकस कह रहा था कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है और दिमागों में सवाल उठ रहे थे, दुनिया जैसी हमें दिखती है, क्या वो सच में वैसी ही है या उसके पीछे कोई अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं? इसी दौर में एक अंग्रेज वैज्ञानिक सामने आता है, विलियम गिलबर्ट। पेशा से डॉक्टर लेकिन दिल से जिज्ञासु शोधकर्ता। गिलबर्ट इंग्लैंड का राजवैद्य था, लेकिन उसकी असली पहचान बनी बिजली और चुंबकत्व के पिता के रूप में। गिलबर्ट ने एक पुरानी जानी पहचानी चीज को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो चीज थी एम्बर, एक तरह का पत्थर। सदियों से लोग जानते थे कि जब आप एम्बर को कपड़े से रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पंख, भूसे या कागज के टुकड़े खींच लेता है, लेकिन लोग इसे जादू समझते थे। गिलबर्ट ने कहा, यह जादू नहीं, एक ताकत है। उसने ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन यानी एम्बर से नया शब्द गढ़ा, इलेक्ट्रिकस। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की जड़ पैदा हुई। एल गिलबर्ट का असली कमाल यह था कि उसने पहली बार बिजली और चुंबकत्व को साथ रखकर समझने की कोशिश की। उसने देखा कि जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एम्बर हल्की चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। गिलबर्ट ने सोचा, शायद प्रकृति में दो तरह की आकर्षण शक्तियां हैं, एक स्थायी जैसे चुंबक, दूसरी क्षणिक जैसे बिजली। उसने अपने प्रयोगों का नतीजा 1600 में एक किताब में लिखा, दे मैग्नेट ऑन द मैग्नेट। यह वही किताब है जिसे बाद में गैलीलियो, केपलर और न्यूटन ने भी पढ़ा। गिलबर्ट की खोजों से दो बातें साफ हुईं। बिजली कोई जादुई ताकत नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है। इसे समझा जा सकता है, मापा जा सकता है। यह छोटा सा कदम आगे चलकर इंसानियत को बिजली के महासागर में उतारने वाला साबित हुआ। लेकिन ध्यान रहे, उस दौर में बिजली अभी सिर्फ खेल थी। छोटी छोटी चिंगारियां, छोटे छोटे झटके। कोई नहीं जानता था कि यह ताकत एक दिन पूरे शहरों को रोशन कर देगी। तो गिलबर्ट ने बीज बो दिया, लेकिन सवाल खड़े हुए, क्या ये छोटी छोटी चिंगारियां सच में किसी बड़े काम की हो सकती हैं? क्या बिजली को कैद किया जा सकता है ताकि हम उसे जब चाहें इस्तेमाल करें? और क्या ये ताकत सिर्फ चीजों को खींचने तक सीमित है या इसमें जान डालने की क्षमता भी है? यही सवाल हमें ले जाते हैं 18वीं सदी की ओर, जहां एक और वैज्ञानिक बिजली को जिंदा चीजों से जोड़ने वाला था, लुइजी गलवानी। इटली, 1780 का दशक। बोलोनिया शहर के एक शांत घर में एक वैज्ञानिक अपने टेबल पर प्रयोग कर रहा था। नाम था लुइजी गैल्वानी। यह भी पेशे से डॉक्टर और एनाटॉमी का प्रोफेसर। उसकी प्रयोगशाला में कुछ मेंढकों की लाशें पड़ी थीं, शायद कोई प्रयोग के करने के लिए। उस दिन गलवानी ने कुछ अजीब देखा। जैसे ही उसने एक धातु के स्कैल्पल से मेंढक की नस छुई, अचानक मांसपेशियां झटके से सिकुड़ गईं, मानो मृत शरीर में जान लौट आई हो। गलवानी हैरान रह गया,
क्या ये कोई भ्रम है या फिर इस शरीर में कोई अदृश्य ताकत दौड़ रही है? बार बार प्रयोग करने पर उसने पाया, जब अलग अलग धातुएं नसों को छूती हैं तो झटका पैदा होता है। गलवानी ने नतीजा निकाला कि यह झटका जानवरों की अपनी बिजली है। उसने इसे नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। ये खोज लोगों को हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि पहली बार लगा कि बिजली और जीवन आपस में जुड़े हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में यह सवाल गूंज रहा था, क्या हम बिजली से जीवन बना सकते हैं? लेकिन यहीं आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। गलवानी की खोज को एक और वैज्ञानिक ने चुनौती दे डाली। नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। वो भी इटली का ही वैज्ञानिक था, लेकिन सोच गलवानी से अलग। वोल्टा का कहना था, ये झटके जानवर के शरीर से नहीं आ रहे, ये तो दो अलग अलग धातुओं के मिलने से पैदा हो रहे हैं। जानवर का शरीर सिर्फ कंडक्टर है, असली बिजली धातुओं की है, मांसपेशियों की नहीं। ये बहस विज्ञान जगत को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ गलवानी और उसकी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी तरफ वोल्टा और उसकी मेटेलिक इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टा ने अपनी थ्योरी साबित करने के लिए 1800 में एक ऐसा प्रयोग किया। उसने अलग अलग धातुओं जैसे तांबा और जस्ता को नमक के पानी में भीगे हुए कपड़े की परतों के साथ जोड़ दिया। परत दर परत एक सिलेंडर जैसा ढेर, और फिर हुआ चमत्कार। उस ढेर से लगातार बिजली बहने लगी। दुनिया की पहली बैटरी बन चुकी थी, वोल्टेक पायल। अब बिजली सिर्फ चिंगारी या झटका नहीं रही, अब इसे स्टोर किया जा सकता था। अब इसे जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता था। गलवानी ने हमें दिखाया कि बिजली जीवन से जुड़ी हो सकती है। वोल्टा ने हमें दिया पहली स्थायी बिजली का स्रोत। और आज भी जब हम वोल्ट कहते हैं तो ये उसी एलेसेंड्रो वोल्टा की याद है। तो अब हमारे पास बिजली को स्टोर करने का तरीका था। 19वीं सदी के शुरुआती साल, लंदन की सड़कों पर एक गरीब बुक बाइंडर का बेटा अखबार बांट रहा है, लोगों की किताबें जल्दबंद कर रहा है। नाम माइकल फैराडे। उसका परिवार इतना गरीब कि ठीक से खाना भी मुश्किल। लेकिन फैराडे के पास एक चीज थी, जिज्ञासा। वो किताबों की जिल्द चढ़ाते चढ़ाते चुपके से उनके पन्ने पढ़ता। वो हर शब्द को सोख लेता, जैसे प्यासा पानी सोखता है। एक दिन उसके हाथ लगी किताब, इलेक्ट्रिसिटी पर लेक्चर्स। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, ये कैसी ताकत है जो पत्थरों, धातुओं और तारों में छुपी है? क्या मैं इसे समझ सकता हूं? किस्मत ने साथ दिया। साल 1812 में उसे मौका मिला महान वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी की लैब में काम करने का। पहले तो वह बस लैब असिस्टेंट था, झाड़ू लगाना, बोतलें साफ करना, उपकरण संभालना। लेकिन धीरे धीरे डेवी ने उसकी लगन देखी और उसे प्रयोग करने का मौका दिया। यहीं से शुरू हुई फैराडे की असली कहानी। 1820 के दशक में एक और वैज्ञानिक ओरस्टेड ने साबित किया था कि बिजली से चुंबक पर असर पड़ता है। लेकिन फैराडे के दिमाग में बड़ा सवाल था, अगर बिजली चुंबक को हिला सकती है तो क्या चुंबक बिजली पैदा कर सकता है? साल 1831 में उसने एक कॉइल और चुंबक लिया। जैसे ही चुंबक को कॉइल के पास लाया, गैल्वानोमीटर की सुई हिल गई। बिजली पैदा हो चुकी थी, सिर्फ चुंबक की हरकत से। यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जन्म। फैराडे के इस खोज का मतलब था, अब हमें बिजली के लिए बैटरियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब हम लगातार बिजली पैदा कर सकते हैं, मशीनों से, चुंबकों से। फैराडे ने असल में इलेक्ट्रिक जनरेटर का बीज बोया। उसके प्रयोग से एक नई तस्वीर उभर रही थी। बैटरियों की जगह अब पावर स्टेशंस का सपना, चिंगारियों की जगह अब लगातार बहने वाली बिजली की धार, और सबसे अहम, इंडस्ट्री की मशीनों को चलाने की ताकत। फैराडे ने कभी ऊंचे ओहदे नहीं मांगे, कभी शोहरत नहीं चाही, लेकिन उसके प्रयोगों ने पूरे भविष्य को बदल दिया। अब बिजली प्रयोगशाला से बाहर निकल चुकी थी। अब सवाल यह था, कौन इसे घर घर तक पहुंचाएगा? कौन इसे रोशनी, मशीनों और शहरों के लिए हार्नेस करेगा? और जब दो सबसे बड़े दिमाग आमने सामने आए तो करंट की जंग ने दुनिया को किस तरफ धकेल दिया। 1980 का दशक। न्यूयॉर्क की गलियां अंधेरे में डूबी रहती थीं। सूरज डूबते ही लोग मोमबत्ती, तेल के दिए और गैस लैंप पर निर्भर हो जाते। शहर की रात अंधेरी और खतरनाक लगती थी। लेकिन तभी एक शख्स आता है जिसने अंधेरे को चुनौती दी, थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार कर चुके एडिसन का सपना था, हर घर, हर गली, हर सड़क बिजली से रोशन हो। 1982 में उसने न्यूयॉर्क के पीएल स्ट्रीट स्टेशन से पहला पावर प्लांट चालू किया, और पहली बार पूरे इलाके की गलियां
एक साथ रोशन हो गईं। लोग हैरान थे, मानो रात का अंधेरा मिटाकर इंसान ने अपना दूसरा सूरज बना लिया हो। लेकिन एडिसन का सिस्टम डायरेक्ट करंट डीसी पर चलता था। डीसी बिजली सीधी रेखा में बहती है। ये कम दूरी तक ठीक से चलती है, लेकिन ज्यादा दूर भेजने पर ऊर्जा बेकार हो जाती है। मतलब अगर आपको पूरे शहर या और भी दूर तक बिजली भेजनी है तो डीसी बहुत महंगा और बेकार साबित होता। एडिसन के लिए यह बड़ी दिक्कत थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक नया किरदार दाखिल होता है, निकोला टेस्ला। टेस्ला सर्बिया का गरीब लड़का जो अपने सपनों में मशीनें देखा करता था। उसके दिमाग में बिजली ऐसे बहती थी जैसे कोई संगीत। वो मानता था कि बिजली को ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से बहाना चाहिए। एसी बार बार दिशा बदलती है और इसे ट्रांसफार्मर के जरिए लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है। मतलब एक ही पावर प्लांट पूरे शहर को रोशन कर सकता है। टेस्ला ने अपनी ये थ्योरी एडिसन के सामने रखी, लेकिन एडिसन हंस पड़ा। उसका जवाब था, एसी बेवकूफी है, ये खतरनाक है, डीसी ही भविष्य है। टेस्ला निराश हुआ और एडिसन से अलग हो गया। टेस्ला की किस्मत ने उसे मिला दिया अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की एसी तकनीक खरीदी और दोनों मिलकर डीसी के खिलाफ खड़े हो गए। अब शुरू हुई वॉर ऑफ करंट्स। एक तरफ एडिसन का डीसी, दूसरी तरफ टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का एसी। एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए हर तरीका अपनाया। उसने लोगों को दिखाने के लिए जानवरों, यहां तक कि हाथी तक, को एसी से मार डाला ताकि साबित कर सके कि एसी बहुत खतरनाक है। उसने यहां तक कि पहला इलेक्ट्रिक चेयर भी ऐसी करंट से चलवाया ताकि लोग डर जाएं। लेकिन टेस्ला जानता था एसी ही भविष्य है। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयोग किए और आखिरकार 1993 में शिकागो वर्ल्ड्स फेयर में एसी ने अपनी ताकत साबित कर दी। पूरा मेले का मैदान एसी करंट से रोशन हुआ। लोग समझ गए बिजली का भविष्य एसी ही है। 1995 नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला बड़ा एसी पावर प्लांट बना। उससे निकली बिजली 40 किलोमीटर दूर बफलो शहर तक पहुंची। ये वो पल था जब टेस्ला और उसकी एसी तकनीक ने जीत हासिल की। एडिसन का डीसी सीमित रह गया, लेकिन टेस्ला का एसी पूरी दुनिया में छा गया। आज भी हमारे घरों की बिजली, शहरों के ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइंस सब एसी पर चलते हैं। और टेस्ला बन गया वो आदमी जिसने बिजली को सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सभ्यता का इंजन बना दिया। फैराडे के सिद्धांतों को टेस्ला और दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलाकर इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाए। अब फैक्ट्रियां, ट्राम और बाद में गाड़ियां भी बिजली से चलने लगी। मशीनों का मतलब सिर्फ भाप नहीं रहा, अब बिजली हर काम की रीढ़ बन चुकी थी। एडिसन का बल्ब हो या टेस्ला के एसी ग्रिड, रोशनी अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रही। सस्ती और सुरक्षित बिजली ने घर घर को रोशन किया। रात अब डर का समय नहीं रही, बल्कि काम और जिंदगी का हिस्सा बन गई। शहर 24 घंटे जागने लगे। बिजली ने उद्योगों की गति कई गुना बढ़ा दी। कपड़ा मिल से लेकर स्टील फैक्ट्री तक सब बिजली से चलने लगे। रेलवे स्टेशनों, मेट्रो और शिपयार्ड तक बिजली फैल गई। तो फ्रैंकलिन की चिंगारी से शुरू हुई ये यात्रा, गैल्वनी और वोल्टा की बहस, फैराडे का इंडक्शन, एडिसन का बल्ब और टेस्ला की ऐसी प्रणाली, सब मिलकर हमें एक ऐसी ताकत दे गए जिसने पूरी दुनिया बदल डाली। अब रात और दिन का फर्क मिट चुका था। शहर रोशन थे, मशीनें गरज रही थीं और इंसान को लगने लगा था कि अब उसके सामने कोई रुकावट नहीं। लेकिन ये तो बस आधी कहानी थी, क्योंकि असली सवाल अब उठ रहा था, क्या बिजली सिर्फ रोशनी और मशीनों तक सीमित है? क्या ये हमारी आवाज, संदेश और संगीत को भी हवा में भेज सकती है? और क्या हम अदृश्य तरंगों को पकड़कर पूरी दुनिया को आपस में जोड़ सकते हैं? इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिजली ने हमारी रातों को रोशनी दी तो भाप ने हमारी दिनों को गति दी। क्योंकि बिजली से पहले था भाप का इंजन, वो ताकत जिसने औद्योगिक क्रांति को पहली बार पहिए दिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टीम इंजन की खोज ने कैसे फैक्ट्रियों के धुएं से लेकर ट्रेनों की सीटी तक पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया, तो अभी यहां क्लिक कीजिए और हमारी इस छोटी सी जिज्ञासु फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट। धन्यवाद।